क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है अधिशोषण समतापी। ठीक है, क्या देखेंगे आज? अधिशोषण समतापी। कल हम लोग देखे थे अधिशोषण के लिए कैरेक्टर्स, भौतिक अधिशोषण के लिए और रासायनिक अधिशोषण के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या नहीं देखे थे कल? ताप और दाब के लिए नहीं देखे थे, तो इसको ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एक परमानेंटली आता है। ठीक है, तो देखेंगे कि अधिशोषण समतापी में नाम से ही स्पष्ट है, समतापी मतलब यहाँ पूरे प्रक्रम में हम जब तक हम कार्य करते रहेंगे तो हमें किसको यहाँ पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसको स्थिर रखना पड़ेगा, ताप को, न कि दाब को। ठीक है, दाब में हमारा चेंजेस आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, और ताप को हमेशा स्थिर रखेंगे। ठीक है, तो अधिशोषण द्वारा, देखो, अधिशोषण द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, ये क्या है? हमारा एक अधिशोषक है, ठोस अधिशोषक, जिसको किससे शो करते हैं? m से। और जो अधिशोष्य के अणु आकर अधिशोषित होने वाले हैं, इसको किससे शो करते हैं? x से। ठीक है, तो अधिशोषण द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर, ताप क्या रहेगा यहाँ पर? नियत ताप। ठीक है, और किस में चेंजेस आएगा? दाब में। तो नियत स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से क्या करते हैं? हम एक वक्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे, जिसे क्या बोलेंगे? अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसका वक्र मैं इधर पीछे बनाई हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब एक फ्रेडरिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक जो अधिशोष्य के अणु हैं x और जो अधिशोषक की सतह है m और दाब के बीच में एक संबंध दिया था। क्या बोला था? 1909 में इनके द्वारा ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर, नियत तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा x एवं दाब के मध्य प्रयोग पर आधारित संबंध दिया था। ठीक है, तो 1/m प्रोपोर्शनल टू p, p यहाँ पर किसको बता रहा है? दाब, p⁴1/n, n यहाँ पर क्या है? अणुओं की संख्या। ठीक है, x और m क्या है जान लिए। तो x और 1/m, अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अब प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लूँगी, नियतांक। तो नियतांक के लिए k को क्या बोलेंगे? अधिशोषण समतापी नियतांक। ठीक है, तो अब हम यहाँ समझ गए कि इसका संबंध क्या दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दाब में क्या क्या चेंजेस आता है। अगर हमारा दाब नियत रहेगा तो 1/n का मान 1 हो जाएगा। तो अगर इस पूरे पद के लिए 1 हो जाएगा, अगर p के लिए p⁴1, तो क्या हो जाएगा? 1/m = kp। अब k को हटाएं तो एक प्रोपोर्शनल चिन्ह लग जाएगा। तो 1/m के लिए हमारा मान क्या आ जाएगा? 1/m प्रोपोर्शनल टू p⁴1। ठीक है, अब हमारा दाब अगर उच्च होता है, दाब अगर यहाँ पर उच्च रहेगा तो 1/n के मान 0, तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है? x का घात 0 = 1 आता है ना। तो अगर इस पूरे पद के लिए p के लिए 0 हो जाएगा तो 1/m का मान क्या आ जाएगा? क्या आएगा? p तो हट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नियत दाब समझ गए, उच्च दाब समझ गए। अब देखते हैं मध्यम दाब। मध्यम दाब के लिए 1/m = देखो क्या आया मध्यम दाब के लिए? 1/m प्रोपोर्शनल टू p का घात 1/n। तो यहाँ पर हमेशा n का मान 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, n का मान क्या होना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। तो 1/m बराबर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर k, यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह अगर हटेगा तो क्या आ जाएगा? p आएगा। तो मध्यम दाब के लिए हमारा 1/m का मान क्या आएगा? kp⁴1/n, क्योंकि n का मान क्या है? 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया समझ में? अब इस वक्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये x अक्ष, y अक्ष, क्या क्या देखे थे? अगर हमारा दाब निम्न दाब, ठीक है, तो निम्न दाब पर थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा, इधर आगे जाएगा। तो निम्न दाब पर हमें क्या मिला था? x/m = kp। ठीक है, और k को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल चिन्ह लगेगा। और हम मध्यम दाब पर हमें क्या मिला? मध्यम दाब पर 1/m का मान kp⁴1/n।
और अगर हमारा दाब सबसे उच्च था तो उच्च दाब के लिए हमारा मान क्या आया था, x/m इज इक्वल टू क्या, यहाँ उच्च दाब के लिए आया था। तो क्या होता है, प्रारंभ में बढ़ने लगती है अधिशोषण समतापी में, और एक निश्चित समय पर एक उच्चतम दाब के बाद क्या हो जाती है, ये इधर झुकने लगती है। ठीक है, तो इसका मान से हमें ये क्या मिल गया, एक ठो वक्र मिल गया। ठीक है, प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी लेकिन एक नियत दाब पर। अगर हमारा दाब यहाँ पर अगर नियत आ जाता है तो रुक जाती है अभिक्रिया। ठीक है, ये नियत दाब के लिए, फिर मध्यम दाब के लिए थोड़ा सा ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा दाब नियत आ जाता है तो अभिक्रिया और उधर आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया। अब देखते हैं x/m इज इक्वल टू क्या संबंध हमें मिला था, k p का पावर 1/n। इसको कौन दिया था, फ्रेंडलिक नाम के साइंटिस्ट ने ये संबंध दिया था। अब इस समीकरण को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर नियतांक है। अब इस इक्वेशन 1 हमें क्या प्राप्त हुआ था, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के दोनों ओर लॉग लेने पर, अब यहाँ पर क्या लेंगे, लॉग। तो लॉग लेने पर अब इस पक्ष में भी लॉग लगा लिए, इसमें भी लॉग लगा लिए। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, चूँकि log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y, इसमें x किसको मान लेते हैं, k को, और y p पावर 1/n को। तो अगला क्या हो जाता है, log x का पावर y इज इक्वल टू क्या होगा, y log x। ठीक है, ये सूत्र को समझ में आ गया। अगर log x का पावर y होता है तो ये सामने में आ जाएगा y, और log का log x का x। अब इसी रूल को यहाँ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, log k log x, x की जगह क्या रखेंगे, k प्लस का प्लस, और log y की जगह क्या रखेंगे, p का पावर 1/n रख लिए। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या था, log x का पावर y इज इक्वल टू y log x, y सामने आ जाएगा, यहाँ y की जगह में क्या है, p का पावर 1/n। ठीक है, लॉग के तो सेम रहेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लस का प्लस ये सामने आ गया, और क्या बचा, लॉग p। ठीक है, अब सरल रेखा का हमारा समीकरण होता है अंतःखंड के लिए, इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। ये आपको मैथमेटिक में मिलेगा, ये इसको बोलते हैं सरल रेखा का समीकरण। ये जो है y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। c को हम यहाँ पर c सांद्रता के लिए यहाँ पर शो करेंगे, log के, m के लिए यहाँ पर 1/n, और x को log p से शो करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, वो गैस के विशोषित होने वाले अणु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए क्या मान आएगा, x/m log x/m, c के लिए log के, और ये हमारे किसको बता रहा है, प्रवणता, ये प्रवणता को बता रहा है। तो प्रवणता के लिए m की जगह क्या रखेंगे, 1/n। ठीक है, और यहाँ पर एक अक्ष हमारा क्या को बता रहा है, दाब में परिवर्तन, यहाँ दाब को बता रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, log p। तो ये समीकरण समझ में आ गया। ये जो इक्वेशन था, 1/m के लिए जो संबंध दिया था उसके लिए मान क्या आ जाएगा, ये इसको ध्यान में रखना। ठीक है, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। कहाँ से आया, इस फार्मूले से। ठीक है, मैथ्स वाले को लिए बन जाएगा, बायो वाले थोड़ा ध्यान देंगे। आ गया समझ में। अब देखते हैं विलयन प्रवस्था में अधिशोषण क्या होता है। अब अधिशोषण समतापी देख लिए, लेकिन हम इसका विलयन प्रवस्था में भी अधिशोषण का अध्ययन करते हैं। तो ठोस विलयनों में भी घुले हुए पदार्थों का अधिशोषण कर सकते हैं। कहाँ पर, ठोस विलयनों में जो घुले हुए पदार्थ है उसमें जो विलय की मात्रा है, ठीक है, घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उनका अधिशोषण कर सकते हैं। तो इसमें दाब के स्थान पर विलयन की सांद्रता को लेते हैं। वहाँ हम क्या ले रहे थे,
पी को ले रहे थे दाब, लेकिन यहाँ पर दाब की जगह सिर्फ क्या लेंगे, पी। बस इतना ही चेंजेस है, बाकी सेम टू सेम है। सिर्फ यहाँ पर जो दाब ले रहे थे वहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसकी सांद्रता को देखेंगे। तो सांद्रता के लिए किससे शो करेंगे, सी। भाई फार्मूला सेम रहेगा, log x बटा m, log के ये सामने आ जाएगा और log c। सी यहाँ पर क्या है, अधिशोषण के बाद जो उसमें सांद्रता देखने को मिलता है, कहाँ पर, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के अणुओं के लिए। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, अधिशोषण समदाबी। अब यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, अधिशोषण समदाबी। मतलब यहाँ पर क्या स्थिर रखना पड़ेगा, दाब, और चेंजेस किस में आएगा, ताप में। ठीक है, तो ताप के चेंजेस होने से यहाँ पर क्या प्रभाव मिलता है उसको देखेंगे। किसी नियत दाब पर गैस के अधिशोषण की मात्रा, ये पूरे x बटा m को क्या बोलेंगे, अधिशोषण की मात्रा। x किसके लिए है, अधिशोष्य के अणु जो आकर अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो रहे हैं, और m हमारे क्या है, अधिशोषक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम किसको नियत रखेंगे, तापमान को, और सॉरी यहाँ पर दाब को नियत रखेंगे, और किस में चेंज आएगा, तापमान में। ठीक है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है समदाबी, यहाँ पर दाब हमेशा नियत रहेगा और चेंजेस किस में देखने को मिलेगा, ताप में। और अधिशोषण समतापी में क्या मिला था हमको, अधिशोषण समतापी में हम ताप को नियत रखते थे और चेंजेस दाब में देखने को मिलता। जस्ट उसका अपोजिट है समदाबी, यहाँ पर दाब नियत रहेगा और चेंजेस किस में आएगा, ताप में। तो किसी नियत दाब पर गैस के अधिशोषण की मात्रा तथा तापमान T, ताप T के मध्य ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, वहाँ पर किस में खींचते थे, अधिशोषण की मात्रा और किसके बीच में खींचते थे, दाब, सॉरी किसके बीच में वक्र खींचते थे, दाब के लिए। लेकिन यहाँ पर किस में खींचेंगे, अधिशोषण की मात्रा और ताप के लिए वक्र खींचेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध, क्या हमको चेंजेस दिखता है, इस वक्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो जब हमारा भौतिक अधिशोषण होता है तो यहाँ पर ताप बढ़ने पर हमारा अधिशोषण की क्रिया है वो घटने लगती है। ये हम देखे थे भौतिक अधिशोषण में, कब, जब हम उसका डिफरेंस पढ़ रहे थे, उसमें कैरेक्टर पढ़ रहे थे। तो भौतिक अधिशोषण के लिए ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स के जो बल हैं, जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के अणुओं के बीच जो वान डेर वाल्स बल हैं वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। तो वीक होने के कारण यदि हम उसमें ताप अधिक देते हैं तो वे अणु जो आपस में बंधे रहते हैं वे दूर दूर होने लगते हैं, वे टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुकूल क्या होगा, कम तापमान होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं क्या होता है, हमारा अधिशोषण की घटना कम हो जाती है। तो ताप बढ़ने पर यहाँ क्या होगा, अधिशोषण घटने लगेगी। ठीक है, ये देखो। और अगर हम रासायनिक अधिशोषण के लिए वक्र देखेंगे तो एक से बटा m क्या है, यहाँ पर अधिशोषक की मात्रा को दर्शा रहे हैं, किसमें, y अक्ष में। ठीक है, और x अक्ष में इधर ताप के लिए देखेंगे। तो रासायनिक अधिशोषण में हम ताप जितना बढ़ाते जाते हैं उतना रासायनिक अभिक्रिया होती जाती है, किसके लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रारंभ में बढ़ता है, प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाएगा, लेकिन एक निश्चित मान के बाद क्या होती है, हमारा जो अभी अधिशोषण की घटना है वो घटने लगती है। क्यों, क्योंकि एक, अब देखो यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो शुरू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि हमारा दाब नियत हो जाएगा और अधिशोषण की घटना है वो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। आ गया समझ में। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ अधिशोषण समतापी। ठीक है, तो अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी क्या होता है, समझ में आ गया। अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी में अंतर सिर्फ इतना है कि अधिशोषण समतापी में हम ताप को स्थिर रखेंगे, चेंजेस दाब में आएगा, और अधिशोषण समदाबी में हम दाब को स्थिर रखेंगे, चेंजेस ताप में आएगा। कि ताप को बढ़ाने से और घटाने से क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, किसमें, अधिशोषण समतापी में और अधिशोषण समदाबी में। दोनों के लिए अपोजिट है। इसमें हम ताप में परिवर्तन देखेंगे और अधिशोषण समतापी में हम दाब में परिवर्तन देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।